हेलो दोस्तों, इजी ट्रिक एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा की सहायक नदियाँ। आज हम गंगा की सहायक नदियों को डिटेल से जानेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप गंगा की सहायक नदियों को आसानी से याद रख सकें। लेकिन गंगा की सहायक नदियों को पढ़ने से पहले हम गंगा नदी को पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे, लेकिन गंगा नदी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले गंगा की सहायक नदियों के नाम जान लेते हैं। तो चलिए हम गंगा की सहायक नदियों के नाम जान लेते हैं। आपको एक तरफ ये मैप दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ गंगा की सहायक नदियों के नाम दिखाई दे रहे होंगे। तो आप मैप में भी देख सकते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और मैं आपको नाम पे भी बता देता हूँ कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा नदी, महानदी, महानंदा नदी, महानदी तो अलग होती है, महानंदा नदी अलग है, कोसी नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, यमुना नदी और करनाली या घाघरा नदी। घाघरा नदी को करनाली नदी भी कहा जाता है। आप मैप में भी देख सकते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा कि रामगंगा नदी, गोमती नदी, ये रही घाघरा नदी, ये गंडक रही, कोसी रही, महानंदा रही, यमुना रही। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ये हमने जान लिए गंगा की सहायक नदियों के नाम। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गंगा नदी, जो मुख्य नदी है गंगा नदी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो गंगा नदी को चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी, हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और गंगा नदी को तो हिंदू धर्म में तो माँ के समान माना जाता है। अब जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी के मिलने से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। अब जानते हैं गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपसे पूछ लें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलकर सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ पर जाकर गिरती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दो देशों से गुजरकर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि गंगा नदी किन किन दो देशों में बहती है या फिर किन किन देशों में बहती है, तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश मात्र दो देशों में बहती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, जबकि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती। आपसे पूछ रहे हैं कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आप बता सकते हो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। तो कुल मिलाकर गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। चलिए, ये हो गई इसकी डिटेल्स की बात। उद्गम स्थान की बात हो गई, लंबाई की बात हो गई, कहाँ पर गिरती है, किन किन देशों से गिरती है, उद्गम कहाँ से होता है। अब हम इसको मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल। उसके बाद पढ़ा कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से होता है। तो हम इसमें सबसे पहले अलकनंदा नदी को ढूंढते हैं। तो ये रही अलकनंदा नदी और ये रही भागीरथी नदी। हमने पढ़ा कि जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती है वहाँ पर गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से बहती हुई ये यहाँ आ जाती है अलकनंदा नदी, और भागीरथी नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ आ जाती है।
ये देवप्रयाग में आकर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। ये रहा गंगोत्री हिमनद, यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो देखिए, गंगा नदी यहाँ से बहती हुई, यहाँ से यहाँ बहती हुई यहाँ आ जाती है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आप इसमें मैप में भी देख सकते हैं, सबसे लंबी नदी दिखाई दे रही है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो गंगा नदी है ये सुंदरबन डेल्टा में जाकर गिरती है। ये रहा सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। क्लियर। अब हम जानते हैं कि वर्तमान में अगर बात करें तो गंगा नदी की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित है, जिसके मुख्य कारण निम्न है। गंगा नदी को अत्यधिक शुद्ध माना जाता है, किंतु वर्तमान समय में गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। गंगा नदी के प्रदूषित होने के कौन कौन से कारण हैं, हम इनके बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, गंगा नदी में प्रदूषण का एक बड़ा कारण जीवन शैली की धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं। अब जीवन शैली की धार्मिक मान्यताओं से तात्पर्य है कि हमारी मान्यताएं हैं कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जल में बहाने से वे पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाती है। या फिर राख को, बची हुई राख को उसमें डालने से भी वे पवित्र हो जाती है। तो ये हमारी धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में अस्थियों एवं राख को डालने से वे पवित्र हो जाती है। तो ये तो हो गई हमारी धार्मिक मान्यताएं, किंतु इन धार्मिक मान्यताओं के कारण ही गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायनों थोड़ा सा यहाँ में मिस्टेक हो गई, रसायनों ने भी गंगा को सर्वाधिक प्रदूषित किया है। मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसमें से कोई गंदा जल निकल रहा है, जहरीला जल निकल रहा है और वो गंगा नदी में जा रहा है, वो उसमें मिक्स हो रहा है, मिल जाता है, तो गंगा नदी प्रदूषित होगी और वो जहरीला रसायन भी उस शुद्ध जल में मिल जाएगा। इससे भी जो गंगा नदी है ये अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। इसके प्रदूषण का एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में होने वाली अनुचित गतिविधियां हैं। अब कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी अनुचित गतिविधियां हैं, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियों से तात्पर्य है कि जब हम कृषि में फसल को अच्छी पैदावार पाने के लिए, फसल से अच्छी पैदावार पाने के लिए हम उसमें दवाइयों का प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। इससे हमें फसल तो अच्छी प्राप्त होती है, परंतु वो रसायन या दवाई जब बरसात आती है तो वो बहकर नदियों में चली जाती है। इसके कारण नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। गंगा नदी के एक प्रदूषण का मुख्य कारण ये भी है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, अर्थात रसायनों और दवाइयों का प्रयोग करना। ठीक है। और इसके अलावा गंगा नदी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव भी एक बड़ा कारण है। आप जानते हैं कि गंगा नदी में बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, तो वो सभी तेल से चलते हैं, तो उन सभी से अगर तेल का रिसाव हो जाता है तो गंगा नदी में इससे भी प्रदूषण होता है। इसके अलावा लोगों के द्वारा डाले जाने वाले कूड़ा कचरा भी एक मुख्य कारण है। ये मुख्य पॉइंट है कि कूड़ा कचरा, लोग आजकल कहीं पर भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं, तो इसका प्रदूषण का एक मुख्य कारण ये भी है कि लोग कूड़ा कचरा गंगा नदी में डाल देते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है। तो ये पढ़ी हमने गंगा नदी की वर्तमान में स्थिति। इसके प्रदूषित होने के कारण कौन कौन से थे, अब हम जानने की कोशिश। देखिए, ये हमने फ़ोटो लिए मुंशी घाट वाराणसी में जो गंगा है नदी है वहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े जहाज हैं, इसके कारण भी प्रदूषित होती है गंगा नदी। इसके अलावा हमने आपको अलग अलग पॉइंट बताए कि इससे गंगा नदी प्रदूषित होती है। ये तो हो गई प्रदूषण की बात। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय भी कर रही है। तो सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं गंगा नदी को बचाने के लिए, तो गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम कब चलाया गया? सन 2014 में चलाया गया। गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जल को सुरक्षित रखना, उसको पुनर्जीवित करना, ये सभी कार्य किए जाते हैं।
नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ये सभी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी चलाया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जैसे भी अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए सन 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया। गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने इसे सन 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया। इन सब के अलावा गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को गंगा का राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया। गंगा नदी में आप जानते हैं डॉल्फिन पाई जाती है, तो गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एवं डॉल्फिन के अवैध शिकार को रोकने के लिए गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया। अब जानते हैं हम इसका एक मुख्य बिंदु कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध रहता है। हम सभी कहते हैं कि गंगा नदी का जल शुद्ध रहता है, लंबे समय तक शुद्ध रहता है, तो क्यों रहता है? गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक का जीवाणु पाया जाता है, जो अन्य जहरीले एवं विषाणु जो जहरीले जीवाणु और विषाणु होते हैं ना, उनको मार देता है। और बैक्टीरियोफेज जीवाणु के कारण ही गंगा नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध रहता है। ये हो गई गंगा नदी, ये हो गई हमारी गंगा नदी। हमने जाना कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी फिर हमने इसको मैप पर भी देखा। फिर हमने जाना कि गंगा नदी की वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके प्रदूषण के मुख्य कारण जाने। फिर हमने जाने कि गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अब हम जानते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करें तो फिर से मैं एक बार और आपको गंगा की सहायक नदियों के नाम बता देता हूँ। तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं रामगंगा नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, यमुना नदी, करनाली या घाघरा नदी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामगंगा नदी। तो चलिए हम रामगंगा नदी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले रामगंगा नदी। रामगंगा नदी भारत की सबसे पवित्र गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है, अर्थात जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसी के आसपास की सहायक नदी है ये रामगंगा नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड में स्थित दूधतोली पहाड़ी से होता है, जहाँ पर इसे दिवाली खाल के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा कि गंगा नदी का उद्गम भी कहाँ से हो रहा था, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से हो रहा था। तो रामगंगा नदी का जो उद्गम है ये भी उत्तराखंड में स्थित दूधतोली पहाड़ी से होता है और इसे वहाँ पर दिवाली खाल नाम से जाना जाता है। इस नदी को प्राचीन समय में रतवाहिनी नाम से जाना जाता था। रामगंगा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? रतवाहिनी। अब मैं आपको बताऊं कि रामगंगा नदी को रतवाहिनी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि बोट शिखर जहाँ पर भगवान परशुराम जी रहा करते थे, वहीं से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसी के पर भगवान परशुराम के नाम के आधार पर ही इसका नाम रथवाहिनी रखा गया, क्योंकि जो बोट शिखर था उसे भगवान परशुराम जी की तपोभूमि माना जाता था और वहीं से इसका उद्गम हुआ, ऐसा माना जाता है। इसी कारण से इसका नाम रथवाहिनी रखा गया। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 596 किलोमीटर है। रामगंगा नदी दूधतोली से बहती हुई अंत में कन्नौज के विपरीत गंगा नदी में मिल जाती है। अब रामगंगा नदी का गंगा नदी से संगम कहाँ पर होता है? तो कन्नौज के विपरीत गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज के विपरीत गंगा नदी से संगम होता है। अब रामगंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं विनोद नदी, गंगास नदी, अरेल नदी, खो नदी आदि नदियाँ शामिल हैं। ये हो गई रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ। अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो रामगंगा नदी है वो उत्तराखंड ये रहा, ठीक है। और उत्तराखंड के अगर बात करें तो दूधतोली पहाड़ी से निकलती है, तो दूधतोली पहाड़ी से यहाँ से निकलती है।
यहाँ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ से बहती हुई कन्नौज के विपरीत कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा है, बिल्कुल गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 596 किलोमीटर है, 596 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड में स्थित दूधतोली पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 596 किलोमीटर है और ये कन्नौज के विपरीत गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ अगर बात करें तो विनोद है, अरली नदी है, आदि खो नदी है, आदि नदियाँ हैं। तो यही तो होगी इसकी मैप की बात, आपको समझा दिया कि यहाँ से यहाँ तक बहती है। इधर एक फ़ोटो लिया है हमने उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के समीप रामगंगा नदी का ये फ़ोटो लिया है। इसमें भी दिखाया गया है कि पौराणिक नाम रत्तवाहिनी था। मैंने आपको कथा बता दी कि इस वजह से गंगा नदी का रामगंगा नदी का नाम रत्तवाहिनी था या फिर रखा गया। अब हम पढ़ेंगे गंगा की दूसरी सहायक नदी महानंदा। तो महानंदा के बारे में पढ़ते हैं। महानंदा भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। तो जो महानंदा है ये किस किस में बहती है, ये बिहार में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। बिल्कुल, हम गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं तो ये गंगा की एक उपनदी है। यह नदी हिमालय से निकलने वाले गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो जो महानंदा नदी है ये हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। मतलब जितने भी हिमालय से मतलब जितने भी गंगा की सहायक नदियाँ हिमालय से निकलती है ये उनमें से अंतिम है, अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल एवं बिहार में बॉर्डर बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है, ठीक है। महानंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नागर नदी, बालासोन नदी, टांगोन नदी, मैची नदी आदि नदियाँ शामिल है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नागर नदी, बालासोन नदी और टांगोन नदी, मैची नदी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 360 किलोमीटर है। महानंदा नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। अब आप मैप में देख सकते हो, एक तरफ आपके मैप है और एक तरफ महानंदा नदी की फ़ोटो है। तो ये तो महानंदा नदी की फ़ोटो है, इधर मैप है। हमने पढ़ा कि ये बिहार में, पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये यहाँ से बहती हुई यहाँ पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये महानंदा नदी हो गई, एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है महानंदा नदी, ठीक है। मैप में देख सकते हो आप कहाँ से कहाँ बहती है। ये इधर से बहती है, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं हम कोसी नदी। कोसी नदी भी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया, हिमालय। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल हिमालय, तो ये हिमालय से निकलती है। कोसी नदी में आने वाले बाढ़ के कारण बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब देखिए, कोसी नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है, तो इसी कारण से कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भी कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, तो कोसी नदी में आने वाले बाढ़ के कारण बिहार में बहुत तबाही होती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी पर बाढ़ से बचने के लिए सप्तकोसी उच्च बांध बनाया गया है। अब कोसी नदी में आने वाले बाढ़ से बचने के लिए इस पर सप्तकोसी उच्च बांध बनाया गया, सप्तकोसी नाम का उच्च बांध बनाया गया है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। कोसी नदी की सहायक नदियों में अगर बात करें तो अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, सुन कोसी और इंद्रावती जैसी नदियाँ शामिल है। कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, सुन कोसी और इंद्रावती नदियाँ शामिल है। यह नदी भीमनगर से 260 किलोमीटर चलकर कटारिया कुर्सेला के पास गंगा नदी से संगम बनाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कोसी नदी कहाँ पर गंगा नदी से संगम बनाती है, तो कटारिया कुर्सेला में बनाती है। कहाँ बनाती है, कटारिया
कुर्सेला में बनाती है, जिसे त्रिमोहिनी नाम से जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि त्रिमोहिनी किस स्थान को कहा जाता है, मतलब जहाँ पर कोसी नदी और गंगा नदी मिलती है उस स्थान को त्रिमोहिनी नाम से जाना जाता है। कोसी नदी और गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? कटारिया कुर्सेला में मिलती है। मैप में देख सकते हैं एक तरफ कोसी नदी का चित्र दिखाया गया है जो कि हमने लिया है, और यहाँ से देखिए कोसी नदी, एक मिनट थोड़ा सा, हमने पढ़ा कि जो कोसी नदी है ये हिमालय से निकलती है, तो ये यहाँ से हिमालय से निकलती है और यहाँ बहती हुई यहाँ आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि कटारिया कुर्सेला के पास, तो यहाँ कटारिया कुर्सेला के पास ही आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी कोसी नदी जो कि हिमालय से निकलती है और यहाँ से यूँ बहती हुई कटारिया कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब अगली सहायक नदी पढ़ते हैं, तो अगली सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। तो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहती है। सोन नदी यमुना के बाद गंगा की दक्षिण उपनदियों में सबसे बड़ी है। गंगा की दक्षिणी उपनदियों में ये नदी यमुना के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम अवश्य याद रखना, सोनभद्र शिला या फिर सोन नदी। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इस नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक नदियों में घाघर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी, उत्तर कोयल नदी, बनास नदी और गोपद जैसी नदियाँ शामिल हैं। सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं घाघर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी, उत्तर कोयल नदी, बनास नदी, गोपद जैसी नदियाँ। जैसे सोन नदी गंगा नदी एक सहायक नदी है, उसी प्रकार से सोन नदी की सहायक नदियाँ भी है, घाघर नदी, जोहिला नदी आदि नदियाँ। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अब ये निकलती तो कहाँ से? इसे सोनभद्रा नाम दिया जाता है और इसकी उपनदियों में से एक है। यह नदी उत्तर प्रदेश और झारखंड मतलब बिहार के पटना ज़िले में विलय हो जाती है। गंगा नदी में आकर कहाँ पर मिल जाती है? पटना ज़िले में आकर मिल जाती है। अब हम इसकी मैप पर देख लेते हैं। तो सोन रिवर जो है, देखिए सोन रिवर यहाँ से बहती है, यहाँ से बहती हुई ये आ जाती है पटना की तरफ और पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। सॉरी, ये गंगा नदी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गंगा नदी है। सोनभद्रा सीधा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो मैप है वो दूसरा लग चुका है, थोड़ी सी मिस्टेक, ये मैप थोड़ा सा गलत हो गया, हम आपको बाद में बता देंगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैप दूसरा आ चुका है यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊं कि ये पटना के पास, जहाँ ये पटना है ना, यहाँ पर आकर सोन रिवर जो सोन नदी होती है ना, ये गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, अब हम अगली नदी पढ़ते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी भारत के झारखंड व पश्चिम बंगाल के राज्यों में बहने वाली एक नदी है। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है? छोटा नागपुर, झारखंड से होता है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना है जो भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखना, दोनों में अंतर है। बंगाल का शोक तो किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी की उपनदियों में बराकार नदी, कोनार नदी, जामुनिया नदी, नूनिया नदी आदि नदियाँ शामिल है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, बराकार नदी, कोनार नदी, जामुनिया नदी, नूनिया नदी आदि। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड छोटा नागपुर से होता है और हुगली नदी में मिलने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले ये गंगा नदी से मिल जाती है। मैप में देख लेते हैं। दामोदर नदी
हमने बात की कि ये निकलती कहाँ से, छोटा नागपुर पठार के निचले भाग में दामोदर का फ़ोटो लिया गया है। हमने पढ़ा कि ये छोटा नागपुर झारखंड से निकलती है, ठीक है। तो ये झारखंड का मैप है पूरा, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ, ये दामोदर नदी है, छोटा नागपुर से निकलकर यहाँ आती है, और हुगली नदी ये रही, हुगली नदी में गिरने से पहले ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नवा गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी व नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में गंडक नदी को गंडकी व नारायणी नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो गंडकी या फिर नारायण नदी, ठीक है। इस नदी का उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, धोला घीसी के उत्तर मुख के समुद्र तल से 7,420 मीटर की ऊंचाई से होता है। यहाँ पे धोला घीसी है, ठीक है। धोला घीसी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,420 मीटर की ऊंचाई से होता है। और गंडक नदी की कुल लंबाई 814 किलोमीटर है। गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में अगर बात करें तो मायागढ़ी है, बारा है, बारी है, त्रिशूली है, पंचांग आदि नदियाँ शामिल है। गंडक नदी अंत में हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये पटना में जाकर मिलती है, उत्तर प्रदेश पटना में, और निकलती कहाँ से, धोलाघीसी, तिब्बत में धोलाघीसी से निकलती है। मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो गंडक नदी है ये निकलती है यहाँ से। अभी हमने पढ़ा कि इसे गंडकी भी कहा जाता है, नारायणी नदी भी कहा जाता है, नेपाल में इसे गंडकी और भी कहा जाता है। तो ये निकलती है धोलाघीसी से निकलती हुई, यहाँ बहती हुई गंडक यहाँ बहती हुई पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है धोलाघीसी से निकलती है, और गंगा नदी में पटना के बाद जाकर मिल जाती है। इधर चितवन में गंडकी नदी पर एक सेतु बना हुआ है, उसका फ़ोटो है ये, आप अच्छे से देख सकते हैं। और अब हम अगली सहायक नदी देखते हैं। तो अगली जो सहायक नदी है वो गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। गोमती नदी मात्र उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पालीभीत जिले यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है। पालीभीत जिले के माधव तांड ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से होता है। ये कहाँ से होता है, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पालीभीत जिले के माधव तांड ग्राम से समीप स्थित गोमत ताल से होता है। गोमती नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। गोमती नदी की सहायक नदियों में कथिना, बैसी, सरायन, गोंड, कल्याणी, बहता, सई आदि प्रमुख नदियां हैं। अंत में गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के पालीभीत जिले के माधव तांडा ग्राम से। ये देखिए ये पालीभीत रहा, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पालीभीत से निकलती है और यहाँ से बहती हुई यहाँ आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी का ये फ़ोटो है जौनपुर में गोमती तट के आसपास का फ़ोटो है। सैदपुर के समीप में ये यहाँ पर गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगली सहायक नदी यमुना नदी। यमुना नदी को आप सब जानते हैं कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना नदी यमुनोत्री यानी कि उत्तरकाशी नामक स्थान से निकलती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1436 किलोमीटर है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन नदी शामिल है। यमुना नदी अंत में 1436 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है और प्रयागराज में गंगा नदी आकर मिल जाती है। आप मैप में देख सकते हैं इधर यमुना नदी का फ़ोटो है। यहाँ से निकलती हुई यहाँ आके प्रयागराज में मिल जाती है। इसका उद्गम जो होता है यमुनोत्री से होता है और ये प्रयागराज में आकर यहाँ पर मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कर्नाली या घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल और भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो घाघरा नदी तिब्बत में बहती है, नेपाल में बहती है, भारत में बहती है। यह नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और घाघरा नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थल यही है, ठीक है।
ये मानसरोवर झील से निकलती है। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में सरयू, छोटी गंडक, उल नदी, बूढ़ी गंगा और भेरी नदियाँ शामिल है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और घाघरा नदी अंत में उत्तर प्रदेश के बलिया और छपरा में, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है बार बार, और छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। अभी पढ़ी हमने घाघरा या कर्णाली नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से बहती हुई, यहाँ आकर ये यहाँ पर मिल जाती है। ये बलिया छपरा ज़िले में आकर उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर आकर यहाँ पर मिल जाती है। पटना देखिए, उत्तर प्रदेश में पटना है, वहाँ ये यहाँ पर आकर मिल जाती है। बलिया छपरा जो गांव है, बलिया छपरा जो स्थान है, वहाँ पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी गंगा की सहायक नदियाँ, जिनको हमने बेटर से बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की। और अब जो अगला वीडियो हम लाएंगे, इससे भी बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे बहुत सी गलतियाँ हुई, लिखावट में गलतियाँ थी, उनको सुधारने के प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इससे भी बेटर से बेटर वीडियो भी लाने की प्रयास करेंगे और आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।